हाय स्टूडेंट, मैं सुरेश कुमार चौधरी इतिहास विषय के साथ बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में, जैसा पिछली कक्षाओं में आपको बताया गया था और मैंने समझाया भी था कि ब्रिटिश काल में कैसे अर्थव्यवस्था आगे चल रही थी, उसी को आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में भारत में जो अकाल पड़ा था हम लोग उसको जानेंगे कि ब्रिटिश काल में ये अकाल क्यों पड़ा, इसके क्या कारण थे और इसका स्वरूप क्या था। हम उन कारणों को आज जानने का प्रयास करेंगे। और 19वीं और 20वीं जो शताब्दी था, 19वीं और जो 20वीं शताब्दी था, 19वीं में जो ब्रिटिश काल में जो अकाल पड़ा था, यह काल इतना भीषण था कि इसका प्रभाव आने वाले कई सालों तक देखने को मिलता है। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो ब्रिटिश काल में जो अकाल पड़ा, उस अकाल का प्रमुख कारण क्या था। देखिए, ब्रिटिश काल में जो अकाल पड़ा था उसके जो प्रमुख कारण थे, हम उन कारणों का आज जिक्र करेंगे, जिनमें सबसे पहले जो कारण था यह था प्राकृतिक कारण। यानी हम प्राकृतिक कारणों को जानने का प्रयास करेंगे कि प्राकृतिक कारण क्या था कि जिसके कारण से अकाल पड़ा। अकाल का जो सबसे प्रमुख कारण होता है वह प्राकृतिक ही होता है, क्योंकि प्राकृतिक जब विपदा आती है तो तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सामान्यतया प्राकृतिक जो कारण है, उन कारणों का हम जब जिक्र करेंगे तो यह जानने का प्रयास करेंगे कि अत्यधिक वर्षा का होना, ठीक, यानी बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, ओले पड़ते हैं, टिड्डियों के हमले जो होते हैं, बीमारियां होती हैं जिससे फसल बर्बाद हो जाते हैं, सूखा पड़ जाता है, यह सभी प्राकृतिक कारण ही हैं। यानी सूखा पड़ता है, यानी अगर सिंचाई का संसाधन नहीं है, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, तभी अकाल पड़ जाता है। बाढ़ आ जाती है, यह भी प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण से अकाल पड़ता है। तूफान का आना, ओले का पड़ना, जिसे जो फसल होते हैं वे सभी चीजें आती हैं प्राकृतिक रूप से, जो फसलों को नष्ट कर देती हैं। जैसे कोई बीमारी आया तो बीमारी इंसान ने नहीं बनाया, लेकिन यह बीमारी भी प्राकृतिक कारण है जिसके कारण से फसल का बर्बाद होना अकाल का सूचक है। 1880 ईस्वी में पहली बार अकाल आयोग ने भारत में अकाल प्रमुख कारणों यानी सूखा पड़ना, बिना मौसम के भारी वर्षा को माना। पहले यह नहीं माना जाता था कि भारत में जो सूखा पड़ रहा है उसका कारण क्या है। लेकिन जब अकाल आयोग का गठन किया गया पहली बार 1880 ईस्वी में, स्थापित प्रथम अकाल आयोग ने जब भारत के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया और भारत के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करने के बाद से वे इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भारत में जो अकाल पड़ता है उसके कारण तो कई हैं, लेकिन दो कारण सबसे प्रमुख हैं जो उसके लिए उत्तरदायी हैं। उनमें सूखा पड़ना और बिना मौसम के भारी बारिश, यह दो चीजें हैं जो प्राकृतिक आपदा, जो प्राकृतिक समझिए आपदा हैं, और इन दोनों कारणों से अकाल पड़ता है। फसल नष्ट हो जाती हैं सूखा पड़ने से, ज़्यादा बारिश से बाढ़ आती है तभी नुकसान होता है। यानी इन दो चीज़ों को पहली बार माना गया। लेकिन जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी पहले, वे केवल लगान वसूल करते थे, जबकि इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। वे यह कहते थे कि जो चीज़ें हो रही हैं यह चीज़ें पूर्ण रूप से पहले इसको यह समझते थे सब कि किसान लगान देना नहीं चाहते हैं और तमाम प्रकार के बहाने बना रहे हैं। लेकिन इसको दरकिनार कर दिया गया। उनको यह आभास हुआ कि जो अत्यधिक वर्षा और सूखा पड़ने से या प्राकृतिक आपदा में आती हैं और इसके कारण से भारत में अकाल पड़ा है।
यह तो अकाल हो गया। अब इसके जो दूसरे जो प्रमुख कारण थे, इसके जो दूसरे जो प्रमुख कारण थे, हम लोग उनको जानते हैं। हम लोग उनको जानते हैं। दूसरा जो प्रमुख कारण था वह आर्थिक कारण। जो आर्थिक कारण था, जिसके कारण से अकाल पड़ने का जैसे सबसे प्रमुख कारण रहा है। इन कारणों में आर्थिक रूप से क्या क्या कारण रहे हैं, उनमें जो सबसे प्रमुख कारण रहा है वह रहा है कि सिंचाई के साधनों का अभाव। यानी अगर सिंचाई का साधन नहीं है तो भी अकाल पड़ता है। इसलिए सिंचाई के साधनों में जो कमी रहती है उसके कारण भी अकाल पड़ते हैं, और यह सबसे प्रमुख कारणों में से एक था। जब आर्थिक दृष्टिकोण से लोग संपन्न नहीं रहेंगे, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं रहेगी, उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं रहेगी, तो इस तरीके से भी अकाल पड़ता है। लोगों के सामने अन्न की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और आर्थिक कारणों में सिंचाई सबसे प्रमुख है। जो किसान खेती करता है, अगर उसके खेत में सिंचाई का प्रबंध नहीं है तो फिर फसल अच्छे नहीं होंगे, फसल सूख जाएंगे, और इस तरीके से सूखा पड़ जाएगा, और सूखा पड़ने के बाद अकाल आ जाएगा, यानी अन्न के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। दूसरा है यातायात एवं संचार के साधनों का अभाव। यानी यातायात एवं संचार के साधन के अभाव में भी आर्थिक कारण है। इन कारणों से भी अकाल पड़ते हैं। यातायात के साधन नहीं रहेंगे, जो संचार का साधन नहीं रहेगा, इनके साधनों से भी अकाल पड़ेंगे। और इनके उपयोग के, यानी मान लीजिए कोई फसल जो है, फसल बोना है, इसके लिए हमको अच्छे किस्म की बीज की आवश्यकता है, बीज दूर मिलते हैं, जाने की सुविधा नहीं है, तो इस तरीके से भी हम फसल नहीं बो पाएंगे। संचार का साधन नहीं है, और इनके अभाव में अच्छे खेती की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगला है उद्योग धंधों का अभाव। उद्योग धंधे नहीं रहेंगे तब भी आर्थिक दृष्टिकोण से व्यक्ति पिछड़ता चला जाएगा, और आर्थिक दृष्टिकोण से जब व्यक्ति पिछड़ेगा तो निश्चित रूप से अकाल पड़ेगा। रोजगार के साधन जो है, अधिकांश जो रोजगार देते हैं वे उद्योग धंधे ही देते हैं, जिसके कारण से लोगों का जीवन यापन होता है। तो उद्योग धंधों का अभाव था, जिससे अधिक से अधिक लोग जो थे वे बेरोजगार थे। सभी लोग कृषि पर ही डिपेंड थे, और कृषि पर डिपेंड रहने का तब यह हुआ कि जो खेती करने वाले थे उनकी संख्या ज़्यादा हो गई, उद्योग धंधे करने वालों की संख्या कम हो गई, और इस तरीके से भी अकाल पड़ने लगा। और अगला है कृषकों की ऋणग्रस्तता। जो किसान है, जो किसान ऋण लेता है सरकार से, उसके ऊपर करों का बोझ इतना बढ़ गया कि वह उस ऋण को देने में असमर्थ हो गया। और इस तरीके से जब वह किसान उस ऋण को देने में असमर्थ हो गया, क्योंकि उसका कंडीशन बहुत खराब था, लगान की जो दर थी वो बहुत ज़्यादा थी, वर्षा के कारण से फसल नष्ट हो जाते थे, सरकार के तरफ से कोई प्रबंध नहीं किया गया था, बाढ़ आती थी तभी फसल नष्ट होता था, सूखा पड़ता था तभी फसल नष्ट हो जाता था। इस तरीके से किसानों की जो ऋणग्रस्तता था, उनके ऊपर ऋण का बोझ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया, और ऋण ज़्यादा बढ़ने के कारण से जो किसान था वह किसान धीरे धीरे और गरीब होता चला गया, और उसके सामने भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई। भोजन की समस्या
उत्पन्न मतलब उसके सामने अकाल पड़ गया कि उसका जीवन यापन कैसे हो। तो किसानों की ऋणग्रस्तता भी अकाल का एक सबसे प्रमुख कारण था। आगे जो पॉइंट है, कृषि का पिछड़ापन। कृषि का पिछड़ापन जो था यह अकाल का एक सबसे प्रमुख कारण रहा है। ये भी क्योंकि जो किसान लगान देता था, कर देता था, लेकिन उन किसानों के लिए कोई प्रबंध नहीं था। जो परंपरागत व्यवस्थाएं थी उसी व्यवस्था से खेती चल रही थी। इस तरीके से उनके आय में वृद्धि नहीं हो पाती थी। अच्छे किस्म के बीज का प्रयोग नहीं हो पाता था, समय से दवाओं का प्रयोग नहीं हो पाता था, उनके पास संसाधन नहीं थे कृषि कार्य को करने के लिए। तो इस तरीके से जो कृषि था, खेती जो किसान करते थे और अधिकांश लोग उसी पर जो डिपेंड थे, धीरे धीरे उनके ऊपर इतना दबाव बढ़ गया, करों के साथ साथ उनके पास संसाधनों का अभाव हो गया और इस तरीके से कृषि और पिछड़ता चला गया, करों का बोझ बढ़ता चला गया। बहुत सारे जो किसान थे उन्होंने खेती करना छोड़ दिया। इस तरीके से यह भी आर्थिक कारण रहा है जो अकाल का एक सबसे प्रमुख कारण था। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कृषकों की भारी कर। कृषकों पर मैं उसी की अभी चर्चा किया हूं। कृषकों पर भारी कर जो था, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज भारत में किसी प्रकार का सुधार करने के लिए नहीं आए थे, वह मात्र एक प्रयोग कर रहे थे। किसानों के ऊपर कौन सा प्रयोग सफल हो जिससे हमारे राजस्व में वृद्धि हो और उसी व्यवस्था को हम लागू करें। इसलिए जो किसान थे, कृषक, वह कृषक वर्ग के ऊपर इतना करों का बोझ बढ़ा दिया कि वह कृषक उस कर को देने में धीरे धीरे असमर्थ हो गया और किसान मजबूर होकर के खेती करना धीरे धीरे छोड़ दिया। इस तरीके से करों का बोझ और ऋणग्रस्तता और कृषि में जो पिछड़ापन रहा है, यह आर्थिक दृष्टिकोण से अंग्रेजों की देन है। और यह भी कह सकते हैं आप कि भारत में अकाल का एक सबसे प्रमुख कारण रहा है कि कृषि के क्षेत्र में कोई ध्यान अंग्रेजों द्वारा नहीं दिया गया था। उसके बाद कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया और यानी देखिए, कह सकते हैं आप कि जो कृषि था, कृषि को पूरी तरीके से व्यापार बना दिया गया और व्यापार बनाने का उद्देश्य यही था कि अंग्रेज जो थे वे पूरी तरीके से जो उनके आय का स्रोत था वह कृषि ही था। तो इस तरीके से वह कृषि को एक व्यापार के रूप में लिए जिससे उनको अधिक से अधिक बेनिफिट हो और उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार हो। इस तरीके से यह भी कृषि का जो व्यावसायिकरण किया गया पूरी तरीके से, जिसके कारण से जो किसान थे उनकी स्थिति दयनीय होती चली गई। जो लोगों के पास जो अन्न थे वे अन्न समाप्त होते चले गए और उनके सामने अन्न का अभाव हो गया और अन्न के अभाव के कारण ही अकाल पड़ गया। खाद्यान्नों के निर्यात में जो बढ़ोतरी किया गया, यह सबसे प्रमुख कारण रहा है अकाल का। जो खाद्यान्न थे, खाद्यान्नों का निर्यात में बढ़ोतरी कर दिया गया, यानी दूसरे देशों को भेजा जाने लगा, इंग्लैंड को भेजा जाने लगा। जब यहाँ के खाद्यान्न वहां जाने लगे तो जो भारतीय थे, जो पूरी तरीके से उन खाद्यान्नों पर डिपेंड थे, वे इसके अभाव में पूरी तरीके से यानी खाद्यान्नों का जब
यहाँ से निर्यात कर दिया गया, तो यहाँ पर खाद्यान्नों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई। और जब समस्या उत्पन्न हो गई तो जो कृषक वर्ग था, यानी जो निम्न वर्ग मध्यम वर्ग के लोग थे, उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। जो अंग्रेजी सरकार थी उसने किसी भी प्रकार से सिंचाई, में बताया ऊपर कि सिंचाई के साधनों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया था, जबकि उसको केवल लगान लेना था। लगान लेने के समय में ही वह किसानों के पास आते थे, अन्य किसी सुधार के लिए वे उनके पास नहीं आते थे। इस तरीके से बहुत जगह पे सूखा पड़ने लगा। सूखा पड़ने के बाद अकाल पड़ गया। यातायात के साधनों के अभाव में खाद्यान्नों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सामान पहुंचाया जाता था वह समय से नहीं पहुंच पाया। तमाम ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को लेकर के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कभी सीरियस नहीं हुई। और इसी के कारण ही आने वाले समय में जो किसान थे, किसानों की जो दशा थी, इसके लिए स्वयं आर्थिक व्यवस्था जिम्मेदार रही अंग्रेजों की, उसी के कारण से अकाल पड़ा। या अपने आर्थिक कारण को पढ़ा। उसके बाद से राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण को हम लोग पढ़ते हैं कि राजनीतिक कारण था क्या। देखिए, राजनीतिक कारण एक ऐसा कारण रहा है जो पूरी व्यवस्था में इन्वॉल्व रहा है। अंग्रेजों की जो पॉलिसी रही है भारत में, वह राजनीतिक सोच पर आधारित रही है पूरी तरीके से। वे भारत को एक ऐसा गुलाम राष्ट्र बनाना चाहते थे जहां से वे अपने स्वार्थों की पूर्ति कर सकें। भारत पहले आप देखते हैं किस प्रकार से मुगलों का गुलाम रहा है, अंग्रेजों का गुलाम रहा है। यानी 700 वर्षों का जो गुलामी था, इसका प्रमुख कारण ही राजनीति था। अंग्रेज या मुगल अपनी सत्ता के बल पर शासन चलाना चाहते थे। वे अंग्रेज एक व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाते थे। वे धीरे धीरे राजनीतिक हो गए। यानी जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, वह महत्वाकांक्षा उनकी धीरे धीरे प्रबल होने लगी और वे केवल व्यापार तक सीमित रहना नहीं चाहते थे। इसलिए वे राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हो गए और यहाँ के प्रशासनिक कार्यों में भी धीरे धीरे हस्तक्षेप करने लगे। उनका एक ही सिद्धांत था कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करना, यहां पर शासन स्थापित करना, यहां के लोगों का शोषण करना, साथ ही साथ अधिक से अधिक जो धन था उसको प्राप्त करके अपने देश लेकर के जाना। इसीलिए अंग्रेजों ने अकाल जब पड़ा तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे भारत में, यानी भारतीय जो जनता थी, भारत के जो लोग थे, उनके प्रति कोई सहानुभूति उनके मन में नहीं थी और किसी भी तरीके से उनको आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। वे भारतीयों के ऊपर दबाव बना करके उनके ऊपर शासन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने केवल शोषण की नीति को अपनाई। शोषण की नीति को अपनाने के बाद उन्होंने तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को लागू किया जिससे वे अपने आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सकें। जब हम अंग्रेजों की पॉलिसी को समझते हैं तो आगे देखते हैं कि उनकी पॉलिसी कैसी रही है। उनकी पॉलिसी यह रही है कि वे एक ऐसे व्यक्ति को भेजते थे जो शोषण करता था, फिर एक ऐसे व्यक्ति को भेजते थे जो सुधार करता था। यानी एक गवर्नर जनरल को भेजे जो सुधार करेगा, फिर उसके बाद दूसरे को भेजे जो शोषण करेगा, फिर उसके बाद जिसको भेजेंगे
और सुधार करेगा, ताकि यह व्यवस्थाएं क्रमशः चलती रहें, जिससे भारतीयों के मन में अंग्रेजी शासन व्यवस्था के प्रति कोई द्वेष की भावना उत्पन्न न हो और वे लोग उनके खिलाफ कोई संघर्ष न करें। यानी संघर्ष को रोकने के लिए एक व्यवस्था की उन्होंने शुरुआत की। जो खाद्यान्न थे, खाद्यान्नों से बहुत सारे जो सामानें थी और दूसरे देश को निर्यात कर दी गई। इंग्लैंड चला गया कच्चा माल। दूसरी ओर ब्रिटिश जो सरकार थी वह भारत में जो अकाल पड़ रहे हैं उसके लिए संसाधनों और अपनी नीतियों को जिम्मेदार नहीं माना। कहा कि हमारी नीतियां जो हैं उसके कारण से अकाल नहीं पड़ रही हैं, यह प्राकृतिक आपदा भी नहीं है कि जिससे अकाल पड़ रही हैं। अकाल का उन्होंने जो सबसे प्रमुख कारण को स्वीकार किया, कहा कि अकाल का सबसे प्रमुख कारण है वह जनसंख्या है भारत की। भारतीयों की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि उनके लिए व्यवस्था करना संभव नहीं है और इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए स्वयं वहाँ भारत के लोग जिम्मेदार हैं और उन लोगों की जो नीतियां हैं वह जिम्मेदार हैं। इसलिए जो अकाल पड़ रहा है वह अकाल जो है वह पूरी तरीके से भारतीयों की देन है, किंतु इस बात को जानते हैं कि कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। पहले भी लोग जीवित रहते थे, पहले भी अकाल पड़ता था, इस तरीके का अकाल नहीं पड़ता था। जो व्यवस्थाएं थी वह व्यवस्थाएं इस प्रकार की नहीं थी। अधिक जनसंख्या होने के कारण से इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि यह इसके लिए अकाल के लिए केवल जनसंख्या जिम्मेदार है। लेकिन अंग्रेजों की पॉलिसी जो थी वह जिम्मेदार थी, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी कमियों को छिपाने के लिए कभी भी उस बात को जाहिर नहीं होने दिया कि इसके लिए स्वयं हम जिम्मेदार हैं, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह तो राजनीतिक कारण रहा है कि आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए, अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए उन्होंने इस पॉलिसी को अपनाई और भारतीयों का शोषण किया। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक कारण के बाद आता है भारतीयों की गरीबी। जो भारतीयों की गरीबी रही है, अंग्रेजों का यह विचार था, अंग्रेज इस बात को मानते थे कि जो भारत है, भारत में जो गरीबी बढ़ रही है वह गरीबी आज की देन नहीं है। इसके लिए भारतीय जो लोग हैं, भारतीय जो समाज है, यह समाज बहुत पहले से पिछड़ा हुआ है। पिछड़ने के कारण से जो इनकी आर्थिक स्थिति है, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि वे भूखमरी की कगार पर थे, यानी बहुत सारे लोग भूख से मर गए, बहुत सारे लोग भूख से मर गए। लेकिन कृषि को उन्होंने दोषी नहीं माना। जो किसान काफी लंबे समय से, मुगलों के समय में, दिल्ली सल्तनत के समय से जो किसान बहुत पहले से खेती करते चले आ रहे थे, कभी ऐसा कंडीशन नहीं था। लेकिन ब्रिटिश आर्थिक जो नीतियां रही हैं, उन नीतियों के कारण भारतीयों की जो गरीबी है वह दिनों दिन बहुत तेजी से बढ़ती चली गई। भारतीय जो उद्योग धंधे थे वे पूरी तरीके से समाप्त हो गए। भारतीय उद्योग धंधों का समाप्त होना, 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 भारतीय उद्योग धंधों का समाप्त होना
सबसे बड़ा कारण रहा है अकाल का। छोटे स्तर पे, स्थानीय स्तर पे जो व्यापारी, जो किसान उद्योग धंधे करते थे, घरेलू उद्योग धंधे करते थे, वे उनका धीरे धीरे पतन होता चला गया। उनके पतन के कारण भारतीयों की जो स्थिति है वह दयनीय हो गई। पहले भारतीय जो लोग थे वे सामानों को हाथ से बनाते थे, लेकिन इंग्लैंड बहुत पहले से डेवलप हो चुका था, यहाँ से कच्चे सामान लेकर के जाता था, उन्हीं सामानों को अपने देश में बनाता था, कम दाम में लेकर जाता था, उन्हीं सामानों को फिर बना के भारत में लाता था, उससे ज़्यादा दामों पर बेचता था, जिससे जो भारतीय सामान थे उनकी क्वालिटी जो थी वह क्वालिटी खराब हो गई। भारतीयों की उनकी क्वालिटी अच्छी थी। साथ ही साथ जो भारतीय सामान बनाते थे उनकी मजदूरी ज़्यादा लगती थी, मशीनों से बनाने में मजदूरी कम लगती थी, जिससे रेट में काफ़ी अंतर था और लोग वे अंग्रेजी सामानों को पसंद भी करने लगे, जिससे किसान और जो भारतीय लोग थे उनके व्यापार धीरे धीरे समाप्त हो गए। करों का जो बोझ था, करों का जो दर था काफ़ी ज़्यादा था। ज़्यादा करों का दर होने के कारण किसान जो था वह उस दर को दे नहीं पाया और दिनों दिन वह गरीब होता चला गया। भारत से धन निष्कासन का जो सिद्धांत रहा है, धन बहिर्गमन, यानी जो भारतीय सामान थे, भारतीय सामानों को दूसरे देश में भेजने की जो व्यवस्था थी, जिसके कारण से यहाँ की जो मार्केट था पूरी तरीके से समाप्त हो गया। भारतीय किसानों का जमींदार, देखिए जमींदार और सरकार इन दोनों ने शोषण किया। एक जमींदारों ने और दूसरे सरकार ने, इन दोनों के बीच की जो कड़ी था किसान वह पिसता चला गया और बहुत सारे किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। इसलिए दोनों लोग उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार थे अपनी शोषणवादी नीतियों के कारण से। किसान गरीब होता चला गया लेकिन जमींदार धनी होता चला गया। सरकार के राजस्व में वृद्धि होती चली गई लेकिन किसान के राजस्व में वृद्धि नहीं हुई। ब्रिटिश शासनकाल का जो दूसरा चरण शुरू होता है वह पूरी तरीके से शोषणवादी नीतियों पर ही चलता है। जो भारतीय व्यापार थे वे धीरे धीरे खत्म हो गए। अधिकांश जो भारतीय सामान था वह दूसरे देशों में जाकर के बिकने लगा। लोगों के सामने अपना स्थिति सुधार करना तो दूर की बात है, 2 वक्त की भोजन का प्रबंध भी उनके यहाँ नहीं हो पा रहा था। किसानों के पास अनाज की मात्रा भी इतनी नहीं थी कि वह उसको बेच करके अपना काम चला सकें, क्योंकि जो राजस्व की दर थी बहुत ज़्यादा थी। राजस्व की दर ज़्यादा होने के कारण से जो किसान थे, किसान भी लगान समय से किसी तरह दे पाते थे, उनके पास कोई अन्य भी एक्स्ट्रा नहीं बचता था जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करें। अंग्रेजों का भी देखिए, जो डॉक्टर बिपिन चंद्रा रहे हैं प्रोफेसर, उनका भी यह विचार था कि गरीबी ही अकालों की पृष्ठभूमि थी। वे कहते हैं कि गरीबी ही अकालों की पृष्ठभूमि रही है। सभी लोग जानते हैं कि अकाल पड़ेगा तो अकाल का प्रमुख कारण गरीबी ही होता है। अगर किसी के पास पर्याप्त मात्रा में अनाज है और उस अनाज का उपयोग अपने सुविधा के अनुसार करता है तो फिर किसी प्रकार से अकाल नहीं पड़ेगा। लेकिन जो छोटे वर्ग के लोग थे उनके पास सुविधाएं नहीं थी, उनके पास पर्याप्त अन्न नहीं थे, समय से बारिश नहीं होता था, सूखा पड़ जाता था, जगह जगह बाढ़ आता था, उनका सामान पूरी तरीके से नष्ट हो जाता था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यह भारतीयों के गरीबी का प्रमुख कारण रहा है और गरीबी के साथ साथ अकाल का भी प्रमुख कारण से इसको माना गया है कि अकाल का प्रमुख कारण गरीबी भी रहा है। सही भी है, गरीबी है, लेकिन गरीबी को उत्पन्न करने वाले का जिक्र नहीं, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों का कोई जिक्र इसमें नहीं मिलता है। यह तो आपने पढ़ा कि जो अकाल पड़ा क्यों पड़ा। अब मैं कल बताऊंगा अगली कक्षा में
अकाल किन किन क्षेत्रों में पड़ा और वे कौन कौन से क्षेत्र थे, उसके लिए क्या क्या सुधार किए गए, उन सुधारों के बारे में कल आप लोगों को इसके विषय में डिटेल बताऊंगा।